वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को स्किप न करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया बल कम होती है, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया बल अधिक होती है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होती है, ऑप्शन डी है सभी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रतिक्रिया बल क्या होती है। प्रतिक्रिया बल वह बल होता है जैसे हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वह हमारे ऊपर भी उतनी ही बल लगाती है। यानी किसी वस्तु पर किया गया क्रिया और उस वस्तु द्वारा हमारे ऊपर किया गया क्रिया क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया कहलाता है। यानी हम जितनी बल किसी वस्तु पर लगाएंगे उतनी ही बल हमारे ऊपर लगेगा। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और ये नियम जो दिया था न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के गति का ये तीसरा नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, बर्फ़ पर चलते हैं तो कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिक्रिया बल होती है वह कम होती है। ये प्रतिक्रिया बल जो होती है वह कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जब हम पृथ्वी पर या बर्फ़ पर चल रहे हैं ना, तो बर्फ़ पर जितना हम अपने पैर से उस पर बल लगाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होती है, बर्फ़ द्वारा उतनी बल हमारे पैर पर नहीं लगाया जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, बर्फ़ पर जब चलते हैं तो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है ना। अगर प्रतिक्रिया बल पूरी लगती है, जैसे पृथ्वी पर जब हम चलते हैं तो जितना हम बल लगाते हैं पृथ्वी द्वारा उतने ही बल हमारे पैरों पर लगाया जाता है, तब हम क्या करते हैं, चलने में आसानी से पृथ्वी पर चल लेते हैं। लेकिन बर्फ़ पर ऐसा नहीं होता है। जितना बल हम लगाते हैं बर्फ़ पर, बर्फ़ द्वारा उतनी ही प्रतिक्रिया बल हमारे ऊपर नहीं लगाया जाता है। यानी प्रतिक्रिया बल क्या होता है, बर्फ़ का हमारे ऊपर कम होता है, इसीलिए बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। ठीक है। और इसी तरह अगर मान लीजिए ज़मीन पर, जैसे रोड पर क्या हम देखते हैं कि अगर ग्रीस वगैरह या मोबिल वगैरह गिरा हुआ होता है तो वहाँ पर भी हमें चलना कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर भी प्रतिक्रिया बल क्या होती है, क्रिया बल से कम हो जाती है। ठीक है। इसी तरह कीचड़ वगैरह में भी चलना कठिन होता है, ये भी प्रतिक्रिया बल कम होने का कारण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है। प्रतिक्रिया बल का और भी एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे रॉकेट को जब क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो रॉकेट के नोजल से जितनी तीव्र गति से धुआं या गैस बाहर निकलती है, रॉकेट उतनी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है। ये भी न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलती बस में बैठा यात्री अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी है लापरवाही, ऑप्शन डी है बल। तो देखिए, जब चलती हुई बस पर कोई यात्री बैठा हुआ है और जैसे ही ब्रेक लगती है तो वह क्या होता है, यात्री आगे की ओर झुकता है। ठीक है ना। जब ब्रेक लगती है तो आगे की ओर झुकता है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण आपका हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व होगा। ठीक है ना। क्यों जड़त्व होगा? क्योंकि न्यूटन का जो प्रथम नियम है, जड़त्व का जो नियम, वह यह कहता है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तन न किया जाए। तो चूंकि हम बस में हैं, बैठे हुए हैं, बस चल रही है, तो बस क्या है, गति अवस्था में है। ठीक है। और बस जब गति अवस्था में है और हम उस पर बैठे हुए हैं तो हम तो हैं स्थिर अवस्था में। जैसे बस द्वारा ब्रेक लगाया जाता है, ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है बस में, तो क्या होता है कि बस जो होती है स्थिर अवस्था में आ जाती है, लेकिन हमारा शरीर जो होता है वो गति अवस्था में होता है। इसकी वजह से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अचानक अगर बस चल दे तो उस अवस्था में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये भी जड़त्व का नियम ही है। इसी तरह कहा जाता है कि अचानक बस से जब हम उतरते हैं तो अचानक पैर जमीन पर रखते हैं और गिर जाते हैं। अगर उसके साथ बस की दिशा में नहीं दौड़ते हैं तो हम गिर जाते हैं। इसका भी कारण क्या है, जड़त्व ही है। क्योंकि जैसे ही हम अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं तो ज़मीन स्थिर अवस्था में है, हमारे पैर में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, लेकिन हमारे पूरी बॉडी में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से हम क्या होता है,
हमारा शरीर गति करता रहता है और हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बस से उतरते समय क्या किया जाए, बस की दिशा में 2-4 कदम दौड़ लिया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ये हमें बताना है। तो देखिए उसे आकाश का रंग जो दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। क्यों? देखिए अगर हम पृथ्वी से अंतरिक्ष को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन वही अंतरिक्ष से आकाश को देखें तो काला दिखाई देता है। इसका कारण यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है, और पृथ्वी से अगर हम अंतरिक्ष को देखते हैं तो नीला दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में जो होता है वायुमंडल नहीं होता है, तो इसलिए सूर्य के प्रकाश जो आते हैं तो सीधे पृथ्वी पर आ जाते हैं वायुमंडल से होते हुए, और वायुमंडल में वायु न होने के कारण प्रकाश के किरणों का टकराव होकर बिखराव नहीं होता है, और जब बिखराव नहीं होता है इसी वजह से वहाँ पर काला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसको जान लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, सूर्य से पृथ्वी पर आता है, तो वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं वो उनसे प्रकाश की किरणें टकरा कर बिखरती हैं, वो बिखरेंगी, और जब बिखरती हैं तभी वो क्या होता है, प्रकाश की प्रकीर्णन होता है, यानी बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो नीला, और अंतरिक्ष से आकाश का रंग देखते हैं तो वो काला होता है। ठीक है, इसी तरह ये पूछा जाता है कि खतरे का जो निशान होता है वो लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है? इसका भी कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जब प्रकीर्णन कम होगा तो दूर से ही दिखाई देगा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमें बताना है कि प्रकाशीय तंतु जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। ऑप्शन ए है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, ऑप्शन बी है अपवर्तन पर, ऑप्शन सी है परावर्तन पर, और ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए प्रकाशीय तंतु जो होता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं वो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रकाशीय तंतु की खोज कितने की थी। तो प्रकाशीय तंतु की जो खोज की थी वो नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था, जो भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, प्रकाशीय तंतु क्या होता है? प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो प्रकाश किरणों के रूप में क्या होता है, हमारे संदेशों को पहुंचाता है बहुत ही तीव्र गति से। ठीक है ना, तो वर्तमान समय में सबसे अधिक यूज ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक ऑप्टिकल फाइबर का ही हम यूज कर रहे हैं, ताकि हम अपनी सूचनाओं को जल्दी से जल्दी बगैर किसी हरास के पहुंचा सकें दूसरे तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहते हैं? हमें बताना है कि ब्लड बैंक क्या है, यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अस्थि मज्जा को, ऑप्शन बी है प्लीहा को, ऑप्शन सी है यकृत को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए ब्लड बैंक जो आपका होता है वो होता है प्लीहा। प्लीहा को हम ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड का जो अस्थि मज्जा होता है उसमें जो होता है RBC का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, और ब्लड बैंक में क्या होता है, इकट्ठा होता है, जिसे हम RBC का ब्लड बैंक कहते हैं। प्लीहा में क्या होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, तो निर्माण अस्थि मज्जा में और प्लीहा में क्या होता है, इकट्ठा होता है, उसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RBC का जीवन काल होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है हमें बताना है।
ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी है 70 दिन, ऑप्शन डी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 60 दिन, ऑप्शन डी है 100 दिन। तो देखिए जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, ठीक है ना। इसका जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूसी का सामान्य से अधिक होना कहलाता है, यानी डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अगर अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन बी है ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया और ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है, हमें ये बताना है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अधिक होना आपका कहलाता है ल्यूकेमिया, और सामान्य से अगर डब्ल्यूबीसी कम है तो वो होगा ल्यूकोपीनिया, यानी ऑप्शन ए तब होगा। अगर वो कहे कि सामान्य से कम है तो ऑप्शन ए हो जाएगा ल्यूकोपीनिया, लेकिन अगर कहे कि सामान्य से अधिक है तो हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया। ठीक है ना, ये डब्ल्यूबीसी का सामान्य से अधिक होने पर ल्यूकेमिया होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है कैलोरी और ऑप्शन डी है फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लेंस मुख्यतः देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। लेकिन उसके साथ साथ हम बात कर लेंगे समतल लेंस भी एक होता है। ठीक है, लेंस मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, लेकिन उसके साथ साथ हम समतल लेंस का भी कहीं कहीं यूज कर लेते हैं। जैसे और साधारण चश्मा हम बनवाते हैं जीरो डायोप्टर का, तो उसमें क्या होता है कि हम समतल लेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि लेंस की मात्रक क्या होती है। तो लेंस का क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अब डायोप्टर क्षमता कैसे निकालते हैं, P = आपका होता है 1/f। कब, जब ये f जो है फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है मीटर में होती है, तो P = 1/f। अगर सेंटीमीटर में हो तो 100/f हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये मीटर के लिए है। और अगर हम सेंटीमीटर में निकालें तो 100 cm/f हो जाएगा। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कि लेंस जो होता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस क्या होता है कि ये किरणों को फैलाता है। ठीक, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है उसके निवारण के लिए। ठीक, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस में होती है, माइनस में। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है -5D 5D तो इसका मतलब है वो अवतल लेंस से युक्त चश्मा कोई यूज कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति के चश्मे पर -5D अगर लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति 5 डायोप्टर का चश्मा अवतल लेंस वाला यूज कर रहा है। ठीक है, और ये अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यही +5D लिखा है, +5D लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह उत्तल लेंस से बना चश्मे का यूज कर रहा है और वह दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है ओम। तो हमें बताना है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, पहले यहाँ देख लेते हैं। किलोग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। उसके बाद एम्पियर किसका मात्रक होता है, ये आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ठीक है, ये ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का। एम्पियर विद्युत धारा का, द्रव्यमान किलोग्राम का। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन को कैंसिल करके भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट हो जाएगा। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की खान में रिसने वाली गैस है।
ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी है मेथेन, ऑप्शन सी है एसिटिलीन और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो हमें बताना है कि कोयले की खान में रिसने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए, कोयले की खान में रिसने वाली गैस जो होती है वो होती है आपकी मेथेन। इसी तरह मार्स गैस इसे कहते हैं, मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मेथेन गैस सड़े गले स्थानों पर या दलदली क्षेत्रों में भी पाया जाता है। धान की खेती से निकलने वाला जो गैस होता है वो भी मेथेन गैस का ही होता है। ठीक है। अब एथिलीन क्या होता है? एथिलीन मुख्य रूप से पॉलीथीन वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीन का प्रयोग। और एसिटिलीन जो होता है इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये थे इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। थैंक यू।